आज लाला चांदमल के घर पर बहुत गहमा गहमी थी। होती भी क्यों नहीं, उनके बेटे की शादी जो थी, दूर दराज के जितने भी रिश्तेदार थे सभी को निमंत्रण दिया गया था और सारे मेहमानों की जमकर खातिरदारी की गई थी। सारे मेहमान खुले दिल से लाला जी की मेहमान नवाजी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और लाला जी भी बहुत खुश हो रहे थे अपनी बड़ाई सुन करके। आखिरकार वो प्रशंसा से बहुत खुश होते भी क्यों नहीं, क्योंकि शहर के सबसे बड़े वकील की बेटी से उनके बेटे की शादी हो रही थी। लाला जी को बिना मांगे ही मुंह मांगा दहेज मिल गया था। पूरा घर दहेज में मिले सामान से भर उठा था। जितने भी बाराती गए थे उन सबों का जी खोलकर स्वागत तो किया ही गया था, साथ में सभी बारातियों को भरपूर विदाई भी दी गई। इसलिए सारे के सारे बाराती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे। उस पर सोने पर सुहागा वाली बात तो ये थी कि दुल्हन भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सारे नेग और रस्में पूरी की गईं और कुलदेवी की पूजन के बाद यह उत्सव समाप्त हुआ। दूल्हे दुल्हन का कमरा फूलों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो सारे शहर के फूल उस कमरे में सजा दिए गए हों। दुल्हन सजे हुए सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। दुल्हन सजे हुए सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई उसके आसपास घूम रहा हो। वह बार बार घूंघट उठाकर इधर उधर देखती, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसने मन में सोचा कि शादी विवाह का घर है, बाहर कोई न कोई आ जा रहा होगा। उसी की आहट से ऐसा एहसास हो रहा है, मानो उसी की आहट से ऐसा एहसास हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद उसके पति वीरेन कमरे में आते हैं। कमरे की सजावट और फूलों की खुशबू मन को मदहोश किए जा रही थी। उस पर वीरेन ने अपनी पत्नी की खूबसूरती की इतनी प्रशंसा सुनी थी कि वह भी जल्दी से जल्दी घूंघट में छुपी पत्नी को देखना चाह रहा था। दरअसल उसने अभी तक अपनी पत्नी कल्पना को देखा नहीं था और उसे देखने भी नहीं जा पाया था, क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी और वो कुछ अपने ऑफिस के काम में बुरा फंस गया था। उसके माता पिता ने कल्पना को देखकर उसके साथ विवाह तय कर दिया था। वीरेन अपनी शादी से मात्र 3 दिन पहले अपने घर पहुंचा था। जब से वह घर पहुंचा उसी दिन से शादी की रस्में शुरू हो गईं। लिहाजा वह कल्पना से बाहर भी कहीं मिल नहीं पाया। वह आहिस्ता से अपनी सुहाग सेज के समीप गया और फिर धीरे से उसने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, परंतु यह क्या, घूंघट उठाते ही मानो एक झटका सा उसे लगा हो। वह जल्दी से कूद करके दूर हट जाता है। उसके ऐसे रवैये से कल्पना भी चौंक गई। उसने झटके से घूंघट उठाया और पूछा, क्या हुआ? तो वीरेन डरते हुए बोलता है, कुछ नहीं। उसे कल्पना के चेहरे में किसी और लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। यही कारण था कि वह झटके से दूर हट गया था। इधर कल्पना भी थोड़ी परेशान लग रही थी। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था। उसके बाद किसी तरीके से कल्पना और वीरेन ने आपस में थोड़ी देर बातें की और फिर लाइट को ऑफ कर दिया। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑफ की और आंखें बंद की तो उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पास खड़े होकर के हिल रहा हो। उन्होंने तुरंत लाइट ऑन किया और देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तब कल्पना ने वीरेंद्र से कहा कि जब से मैं इस कमरे में आई हूं तब से मुझे बार बार ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है।
परंतु नजर तो कोई भी नहीं आ रहा है। वीरेन ने ढांढस बंधाते हुए कहा, नई जगह है इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कल्पना को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह कुछ पारिवारिक रस्म हुई और उसमें भी उसे ऐसा लगा कि साथ में उसके कोई बैठा हुआ है। हर वक्त उसे अजीब सा एहसास होता। अगले दिन शाम को वीरेन अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। कल्पना चाय लेकर धीरे धीरे छत पर जाती है। शाम गहरा चुकी थी। घर के पीछे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिसकी बहुत सारी टहनियां छत पर छू रही थीं। कल्पना को ऐसा लगा मानो उन टहनियों के पास कोई लड़की खड़ी है। उसने सोचा कि घर की कोई लड़की होगी, इसलिए वह चाय लेकर उस तरफ उसके पास चली गई। जैसे ही कल्पना उसके पास गई तो वह लड़की जलती हुई नजरों से उसे देखते हुए बोली कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगी। मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। डर के मारे कल्पना के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। उसने डरी हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो? तो वो बोलती है, जान जाओगी कि मैं कौन हूं। और इतना कहकर वो वहां से ऐसे गायब हो जाती है कि जैसे कोई धुआं आता है और हवा के झोंके से चला जाता है। उसे इस तरह गायब होते हुए देखकर कल्पना चक्कर खा करके गिर जाती है, या यूं कहें कि वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के पहले उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे उसे काटो तो खून ना हो। तभी छत पर उसकी सास कुछ सामान रखने आई और वो जब उस तरफ गई तो उसने कल्पना को बेहोश देखा तो जोर जोर से सबको आवाज दी। सभी ऊपर आए और कल्पना को होश में लाने की चेष्टा करने लगे। होश में आने पर कल्पना ने जब सारी बात बताई तो सारे लोग हक्के बक्के और दंग रह गए। जब सारी बातें लाला चांदमल जी ने सुनी तो वह गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा कि बहू अकेले ऊपर गई ही क्यों थी, किसी ने रोका क्यों नहीं। उस दिन सारी रात कल्पना डर के मारे सो नहीं पाई। उसके बाद तो वो लड़की हर वक्त उसे दिखाई देने लगी। तंग आकर कल्पना ने डरते डरते उससे कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और वहां से धुएं के जैसे फिर से गायब हो गई। वीरेन ने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली थी। धीरे धीरे छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं। वीरेन तो चाह रहा था कि जल्द से जल्द वह यहां से वापस चला जाए, परंतु जब तक छुट्टियां थीं तब तक तो उसे यहां रहना ही था। उस रात बहुत गर्मी थी। वीरेन और कल्पना दोनों अपने कमरे से निकलकर छत पर जाकर टहलने लगे। मन ही मन कल्पना डर भी रही थी, लेकिन साथ में वीरेन था इसलिए थोड़ी हिम्मत भी बंधी हुई थी। छत पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी इसलिए अच्छा भी लग रहा था। दोनों काफी देर तक बैठे रहे और बातें करते रहे, लेकिन तभी अचानक नीम के पेड़ की डालियां तेज हवाओं से झूमने लगी और फिर से सामने से वही लड़की आकर खड़ी हो जाती है। वह लगातार वीरेन को घूरे जा रही थी। यह सब देख कल्पना उस लड़की की आत्मा पर चिल्लाते हुए बोली, तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आज उस लड़की की आत्मा थोड़ी शांत नजर आ रही थी। वो बर्फ के समान ठंडी आवाज में कल्पना से बोलती है, अच्छा होगा कि यह सारी बातें तुम अपने पति से पूछो। मेरे लिए तो कुछ कर नहीं सका, पर तुम्हें शायद सच सच बता दे। आज कल्पना को उस लड़की की आत्मा से डर नहीं लग रहा था और उसकी बात सुनकर अब उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई न कोई रहस्य छुपाया हुआ है। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा कि अच्छा होगा कि यदि आप मुझे सच सच सारी बातें बता दो, वरना अब यह बातें मुझे अपने घर वालों से कहनी होंगी। तभी वो आत्मा थोड़ा गुस्साते हुए बोली कि जल्दी बताओ,
नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वीरेन ने एक नजर उस लड़की की आत्मा को देखा और फिर उससे कहा कि मुझे माफ कर देना सीमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, परंतु अब मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलवा कर रहूंगा। फिर उसने कल्पना से बोला, आज मैं तुम्हें सच सच सारी बात बताऊंगा। कल्पना, तुम सामने जिस लड़की की आत्मा को देख रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी है। जैसे ही कल्पना ने इन शब्दों को सुना तो जैसे उसके ऊपर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। उसने गुस्से से कांपते हुए आवाज में कहा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। तुम पहले शादी कर चुके थे, यह बात तुम मेरे माता पिता को क्यों नहीं बताए? इतना बड़ा धोखा करके तुमने मुझसे शादी की है, इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे। बड़ी मुश्किल से वीरेन ने उसे शांत किया और कल्पना से कहा कि मैं आज जो भी कहूंगा वो तुमसे सच ही कहूंगा। हम दोनों के सामने जो खड़ी है यह मेरे पहले प्यार और पहली पत्नी की आत्मा है। मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैं जानता था कि मेरे पिता ऊंची नाक वाले हैं और वो दूसरी जात से कभी शादी नहीं करने देंगे, और उस पर भी बिना दहेज के। उनके इतने ऊंचे घराने का इकलौता लड़का शहरी गरीब लड़की से शादी कर ले, यह उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने और सीमा ने छुप करके शादी कर ली। सोचा कि शादी के बाद भला और कोई क्या कर लेगा। शादी के कुछ दिनों बाद वह सीमा को साथ लेकर के घर आया। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहता था। वीरेन को अपने घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। चारों ओर रात का गहरा सन्नाटा था। जैसे तैसे करके एक ऑटो वाले ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। अब इतनी रात में कौन आया, कहते हुए वीरेन की मां ने जाकर दरवाजा खोला। सारे नौकर चाकर अपने अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके थे, लिहाजा घर पर कोई नहीं था सिवाय वीरेन के माता पिता के। सामने अपने बेटे को अचानक आया देखकर उसकी मां खुश हो गई। तब तक उसके पिता भी अपने कमरे से बाहर निकल करके आ गए। वह भी उसे अचानक आया देखकर चौंक पड़े, परंतु साथ में एक अनजान लड़की को आए हुए देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यह लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है। जिसका डर था वह सामने आ गया था। उसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा कि यह मेरी पत्नी सीमा है और हम दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनकर लाला चांदमल गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, मेरे घर की बहू कोई राह चलती लड़की नहीं हो सकती, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए शादी कर लेने की? मैं नहीं मानता इस शादी को। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी खानदान की यह मान प्रतिष्ठा बचा करके रखी है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। दूर खड़ी उसकी मां डर के नाते कांप रही थी। उसे अपने पति का गुस्सा मालूम था। वह अपने नाम पर बट्टा नहीं लगने देने वाले इंसान थे और अपनी बात पर बुरी तरीके से अडिग रहते थे। अपने आगे किसी की सुनते भी नहीं थे, भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने माता पिता को इस तरह गुस्सा में देखकर वीरेन ने कहा, ठीक है, यदि आप इस शादी को नहीं मानते हैं तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कल सुबह ही वापस चला जाऊंगा। तभी लाला चांदमल ने गुस्से से अपने बेटे से कहा, तू क्या चाहता है कि सारी दुनिया कल को मेरे नाम की हंसी उड़ाती फिरे? तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा और मैं जहां कहूंगा वहां तुम्हें शादी करनी होगी। तभी वीरेन ने सीमा का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की ओर जाते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने शादी कर ली है और अब सीमा ही मेरी पत्नी है। इस तरह अपनी बात की अवहेलना देखते हुए लाला जी और गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बंदूक उठा ली। अपने बेटे को बचाने के लिए वीरेन की मां आगे आकर के खड़ी हो गईं और अपने पति के हाथ पांव जोड़ने लगीं, लेकिन लाला जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने बेटे के सीने पर बंदूक की नाल रख दी। यह देखकर सीमा से नहीं रहा गया। वह वीरेन के आगे आकर के खड़ी हो गई और कहा, इनसे पहले आपको मुझे मारना होगा। लाला जी गुस्से से अंधे तो थे ही। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगने के कारण सीमा
आंगन में दूर जाकर के गिरी और वहां पड़े हुए एक पत्थर के सिलबट्टे से टकरा गई। चूंकि उसका सिर बहुत तेज टकराया था और सर में गहरी चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई थी। खून बड़ी तेजी से निकलता जा रहा था। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन तब तक उसके पिता ने दोबारा सीमा का सर उसी सिलबट्टे पर पटक दिया। अब सीमा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इससे पहले कि लाला जी अपने बेटे को भी गोली मार देते, उससे पहले उसकी माँ उनके पैरों पर गिर पड़ी और अपने बेटे की प्राण की भीख मांगने लगी। अपने बेटे के आगे खड़ी होकर के बोली कि यह लड़की तो अब मर गई, क्यों अपने वंश को खत्म करना चाह रहे हो? कल सुबह जब यहाँ इसकी लाश मिलेगी तो वैसे ही पुलिस आकर आपको पकड़ ले जाएगी। तब कौन से हमारे खानदान की इज्जत बची रहेगी? जो हो गया सो हो गया। इस लड़की को तो आपने नहीं छोड़ा, लेकिन आपको लड़के को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अब आगे की सोचिए लाला जी। अपनी पत्नी की बात सुनकर लाला जी को जैसे होश आया। जैसे ही उन्होंने सीमा की लाश देखी तो सोचा कि अब क्या होगा। उन्होंने तुरंत कुदाल और फावड़ा उठाया और घर के पिछवाड़े जाकर के गड्ढा खोद दिया और सीमा की लाश को उसमें दबा दिया। वीरेन तो पहले से ही सदमे में था और यह देखकर वह पागल सा हो गया था और साथ में वो बेहोश भी हो चुका था। उसने अपने पिता से कहने की कोशिश की कि मैं अभी थाने जाता हूँ और पुलिस को लेकर के आता हूँ, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल दिया। वह भूखा प्यासा कई दिनों तक अपने कमरे में पड़ा रहा। इसी बीच उसकी माँ उसकी किसी तरह सेवा करती रही और बोली कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता मुझे भी जान से मार डालेंगे। बेटा, अब जो होना था हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो सारा परिवार खत्म हो जाएगा और मेरी भी जान बचेगी नहीं। और अंत में वह अपनी माँ की आंसुओं के आगे हार जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वह वापस अपनी नौकरी पर चला गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसे बिना पूछे उसकी शादी कल्पना से तय कर दी। वह शादी नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए ना तो वह लड़की देखने आया न सगाई की, परंतु फिर भी उसके पिता ने उसकी शादी पक्की कर दी। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए तो परिवार की इज्जत की खातिर और माँ के रोने धोने की वजह से उसे आना ही पड़ा और इस तरह उसकी शादी हो जाती है। सारी बातें सुनने के बाद कल्पना हक्की बक्की रह जाती है। सामने खड़ी सीमा की आत्मा अभी भी क्रोध में थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। कल्पना जोरों से चीखी और बोली, तुम हत्यारे हो और तुम सब हत्यारे हो। वीरेन ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। छत पर शोरगुल सुनकर सारे मेहमान इकट्ठा हो गए और कल्पना ने चिल्ला चिल्ला करके सारी बातें सबसे कह डाली। कल्पना नीचे आई और अपना सामान पैक करने लगी। सब ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसने कहा कि वह ऐसे हत्यारों के बीच में कभी नहीं रह सकती। इस बीच किसी ने पुलिस को खबर दे दी और पुलिस भी वहां आ चुकी थी। कल्पना ने सारी बात पुलिस को बता दी और वह जगह भी बता दिया जहां सीमा को दफनाया गया था। कंकाल के बरामद होते ही लाला चांदमल को हिरासत में ले लिया गया और फिर उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए तो कल्पना के पिता थे ही। कल्पना के पिता ने अपनी बेटी से कहा कि इसमें वीरेंद्र का कोई दोष नहीं है, उसकी बस इतनी गलती है कि वह अपनी माँ के आंसुओं के आगे चुप रह गया, इसलिए तुम्हें यह घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पिता के खिलाफ गवाही देकर वीरेंद्र अपनी गलती को सुधार लेगा। लाला चांदमल को उनके बेटे की गवाही पर सजा हो गई और कल्पना का भी सही से दाह संस्कार किया गया और कल्पना ने भी अब वीरेन को माफ कर दिया था। और फिर अगले दिन शाम को जब वीरेन और कल्पना छत पर थे तो सीमा की आत्मा फिर से सामने आई, लेकिन आज वह बहुत शांत और खुश थी। उसने वीरेन और कल्पना से कहा कि आज मेरा बदला पूरा हुआ है और मैं तुम्हें भी माफ कर देती हूँ वीरेन, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब आगे से इस प्यार पर सिर्फ और सिर्फ कल्पना का हक होगा। अब मैं जा रही हूँ, मेरी आत्मा यहाँ बदला लेने आई थी और मेरा बदला पूरा हो गया। अब तुम दोनों खुश रहो। और फिर देखते ही देखते वह आत्मा गायब हो जाती है। शायद उसे मुक्ति मिल गई थी। वीरेन ने कल्पना की ओर देखा और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा कि मैं आजीवन
तुम्हारा आभारी रहूंगा कल्पना। तुमने न सिर्फ सीमा को न्याय दिलवाया बल्कि मुझे भी हौसला दिया कि मैं सच का साथ दे सकूं, और तुम्हारे नाते ही आज मैं सच का साथ दे पाया। शायद मैं उस दिन भी इतनी हिम्मत दिखाता तो सीमा आज जिंदा होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, ना गलत करें, ना गलत करने दें, और हरदम सच का साथ दें, और कोशिश करें कि सच्चाई हरदम जीते। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।